यूजीसी के जो नए नियम हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहली नज़र में वो जो हैं वो अस्पष्ट हैं, वेग हैं और वो समाज को बांट सकते हैं, ये ऐसा उन्होंने कहा है। हालांकि ये नियम सही हैं, गलत हैं, सुप्रीम कोर्ट आगे भी सुनवाई करेगा, फैसला करेगा। हम उसमें नहीं जाना चाहते, हम उन चीज़ों में जाना चाहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई हुई उसमें हुई, लेकिन उसके असली मायने क्या हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने उन चीज़ों का जिक्र किया, वो एक आम आदमी को, एक आम जो नागरिक है इस देश का, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी स्थान का हो, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, आर के सिंह साहब। सर, दो चीज़ें मैं समझना चाहता हूँ। पहली चीज़, एक जगह सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई में जिक्र किया कि हम यूएस जैसे यानी अमेरिका जैसे हालात नहीं चाहते जहाँ पे श्वेत और अश्वेत यानी गोरे और काले अलग अलग बैठते थे क्लास में। हम अमेरिका की जब बात करते हैं तो उसके डेवलपमेंट के उदाहरण देते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है, हम उसकी एक नेगेटिव चीज़ का उदाहरण दे रहे हैं कि हम वैसा नहीं बनना चाहते। आप ज़रा समझाइए आम दर्शकों को भी कि ये अमेरिका के ब्लैक एंड वाइट, इनका जिक्र यूजीसी नियमों में कैसे आ गया? देखिए आशीष जी, अमेरिकी समाज जो था श्वेत अश्वेत में एक बटा हुआ समाज था, और ये जो श्वेत अश्वेत के बीच की डिवाइड थी वो बहुत बड़ी थी। तो वहाँ पे जो स्कूल्स थे वो गोरों के लिए अलग थे और अश्वेत बच्चों के लिए अलग थे। कब की बात है? ये आपके 1800 से चल रही थे। 1896 में पेलेसी का एक केस आया था, पेलेसी वर्सेस फर्गूसन। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी थी कि दोनों के अलग अलग स्कूल, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने 1896 में। और वो 1896 से 1954 तक चला। 1954 में वही सुप्रीम कोर्ट अमेरिका का, उसने एक जजमेंट दिया, ब्राउन वर्सेस स्कूल ऑफ एजुकेशन के जजमेंट में। उसने बोला सेपरेट बट इक्वल का कंसेप्ट नहीं चलेगा। अच्छा, सेपरेट बट इक्वल, इसका कंसेप्ट नहीं चलेगा। आपको ये भेद को खत्म करना पड़ेगा। आपको दोनों बच्चों के लिए, दोनों वर्ग के बच्चों के लिए समान स्कूल बनानी पड़ेगी। इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा। और एक अकॉर्डिंगली जो सिविल राइट्स एक्ट है 1961 के, वो पास हुए, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्लो थी और रेजिस्टेंस हो रहा था। आपको याद होगा कि मार्टिन लूथर किंग, जिनकी हत्या हुई थी, वो बहुत बड़े अश्वेत नेता थे, तो वो बहुत स्लो चल रहा था। फिर अगेन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया। 1969-71 में एक एक्ट और आता है और इसको एक्सपेडाइट किया जाता है। और आज के डेट में स्थिति ये है कि 30-40 सालों के बाद अमेरिकी समाज ने एक अश्वेत को अपना प्रधानमंत्री भी चुन लिया, राष्ट्रपति भी चुन लिया, बराक ओबामा साहब को। तो अमेरिकी समाज भी एक एवोल्यूशन के थ्रू आगे बढ़ा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए। डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करते वक्त सुप्रीम कोर्ट किसी एक पक्ष के पहलू में ज़्यादा नहीं झुका था। उसने बोला कि ये बराबरी होगा, सेपरेट बट इक्वल वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा। जो इसी दिशा में हमारा सुप्रीम कोर्ट यहाँ भी बढ़ रहा है। जी। तो कहीं ना कहीं उसका जिक्र जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, CJI सूर्यकांत और जस्टिस बागची, जयमाल्या बागची ने, तो हम ये समझे कि सुप्रीम कोर्ट को समझ है कि पास्ट में अमेरिका में क्या हो चुका है, इसलिए ऐसे हालात में सुप्रीम कोर्ट अब की जिम्मेदारी है कि ऐसे हालात को रोके। यहाँ पर अगर आप देखें तो दुनिया के इतिहास में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, या जो कंटेम्प्रेरी जितने भी सुप्रीम कोर्ट्स या कचहरियां हैं दुनिया में, हम अपने सुप्रीम कोर्ट को बहुत फ़ख्र के साथ ये कह सकते हैं कि बहुत एवोल्यूशनरी है। और जो समाज में घटनाएं होती हैं उसके प्रति सुप्रीम कोर्ट अपनी आंखों को बंद नहीं करता है, और एक बड़ा कंजीनियर और बैलेंस्ड व्यू रखता है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कल की कार्रवाई हुई है। जी। एक और बड़ा सवाल इस सुनवाई से सिंह साहब निकला, और वो ये था कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत कह रहे थे कि इस तरह की बातें मत करिए, हमारे यहाँ इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं, अंतर्जातीय विवाह हो रहे हैं। हॉस्टल्स का जिक्र किया, हॉस्टल में सारे स्टूडेंट हॉस्टल में एक साथ रह रहे हैं, किसी भी वो हर धर्म के हैं, हर वर्ग के हैं, तो ऐसी बात मत करिए जिससे समाज में विभाजन हो जाए। उसको हम अगर आपसे बेहतर समझाने वाला शायद मुझे अभी यहाँ फ़िलहाल नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बिहार से आते हैं, आप पढ़ने के लिए दिल्ली आए, DU जैसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में आए, उसमें भी एक बड़े कॉलेज में, हंसराज कॉलेज से पढ़े, जहाँ से शाहरुख खान, नवीन जिंदल जैसे लोग निकले हैं। हॉस्टल में आप रहे, आपके अपने क्या अनुभव हैं? जो वो कह रहे थे, क्या आपको कनेक्ट हो रहा था कहीं? बिल्कुल। जब हम लोग आए थे
दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज हॉस्टल में हमने रख के पढ़ाई की थी, तो एक कॉन्फ्लुएंस था, हमारे एनुअल फेस्टिवल का नाम भी कॉन्फ्लुएंस था, जहाँ पे हर धर्म, हर वर्ग, हर रीजन, हर तबके, हर आर्थिक स्थिति के लड़के आते थे, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं पता चलता था कि कौन किस वर्ग से बिलोंग करता है, उसकी जात क्या है, उसका धर्म क्या है। और ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया थी एक साथ रहने की, खाने की, सोने की, पीने की, और तमाम जो हम लोग वहाँ पे एक्टिविटीज़ करते थे, वो एक ऐसा कॉम्पोजिट माइंडसेट हम लोगों को दिया कि आज के डेट में ये डिस्क्रिमिनेशन वाली बात कभी सपने में भी हमारे नहीं आती है, क्योंकि हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको 3 चीज़ें सिखाई जाती हैं। समन्वय, क्योंकि कास्ट न्यूट्रल होना चाहिए, रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए, बायस न्यूट्रल होना चाहिए, रीजन न्यूट्रल होना चाहिए, तो आप समन्वय सीखते हैं, कोऑपरेशन सीखते हैं, सहयोग, ऑनेस्टी सीखते हैं, प्लस गिविंग स्पेस सीखते हैं, एक दूसरे को जगह देना। इसेंट्रिसिज्म, आपके अंदर का जो इसेंट्रिसिज्म है वो खत्म होता है। आपको लगता है कि इंटरडिपेंडेंसी जो है ये ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी है, और जब तक वो वर्ग विभेद, मतलब डिस्क्रिमिनेशन से आप बाहर नहीं निकलेंगे, तब आप समाज में और इस देश में काम नहीं कर पाएंगे। तो साफ तौर पर एक उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इस समस्या का भी हल निकले, और इस देश में मतलब आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप जाति पाति धर्म इनसे बाहर निकलेंगे। ये हमारा संविधान भी यही कहता है, और सुप्रीम कोर्ट की भी मंशा यही है जी। तो साफ तौर पर एक बड़ा इशू है, गंभीर इशू है, उसकी तह तक हमने जाने की कोशिश की है कि 2 उदाहरण देकर। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।